उस आइन को मुअत्तल किया गया। जनरल अयूब खान ने और सिकंदर मिर्जा ने मिलकर जो पहला मार्शल लगाया था, तो उस आइन को मुअत्तल करके 1962 का आइन नाफिज किया गया। तो उस वक्त उस आइन के नाफिज करने से पहले जो अयूब खान की गवर्नमेंट के वजीर कानून थे, जस्टिस रिटायर्ड इब्राहिम साहब, उन्होंने बाकायदा लिख कर अयूब खान को कहा था कि ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, नॉट फिट फॉर पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ तर्ज के सियासी निज़ाम राइज हैं, जिनमें से एक निज़ाम हम चीन में देखते हैं जहां एक ही जमात है, कम्युनिस्ट पार्टी, और वही जमात बरसर इक़्तिदार रहती है और एक कंट्रोल्ड सिस्टम है वहाँ पे। आप इसको ना तो सरीहन जमहूरियत कह सकते हैं, ना ही आप इसको सरीहन आमरीत या डिक्टेटरशिप कह सकते हैं, ना ही आप इसको बादशाहत में शुमार कर सकते हैं, ना ही आप इसको पार्लिमानी, ना ही आप इसको सही मानों में सदारती निज़ाम में शुमार कर सकते हैं। तो ये एक मुनफरिद इंतज़ामी ढांचा है जो हमें चीन के अंदर नज़र आता है। इसी तरह से एक निज़ाम जो दुनिया के 40 से ज़ायद ममालिक में राइज है, वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में दौलत मुश्तरका ममालिक जो हैं, जो कि बरतानिया के पार्लिमानी वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी के सिस्टम से मुतासर हुए और उन्होंने इस निज़ाम को अपने यहाँ अडॉप्ट किया, जिसमें से एक पाकिस्तान भी है, हिंदुस्तान भी है, और ऐसे मुतादिद ममालिक जो बरतानिया के तसल्लुत से आज़ाद हुए। तीसरा निज़ाम हमें स्विट्ज़रलैंड की तर्ज पर नज़र आता है जहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सिस्टम है। चौथा निज़ाम हमें सदारती निज़ाम की सूरत में नज़र आता है जो दुनिया के 50 से ज़ायद ममालिक में राइज है, जिसमें अमेरिका और फ्रांस जैसे दुनिया के ताकतवर ममालिक भी हैं जो दोनों सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन हैं, दुनिया की सुपर पावर हैं ये दोनों। और ये ईरान, शाम जैसे मुताद्दिद और लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर भी ये निज़ाम चल रहा है। इसी तरह से एक निज़ाम हमें नज़र आता है जो कि सरीहन आमरीत पर मबनी निज़ाम है, जो कि कुछ अफ्रीकी ममालिक में अभी भी इस वक्त राइज है। और एक निज़ाम हमें बादशाहत की सूरत में नज़र आता है जहाँ बादशाह सिर्फ अलामती नहीं बल्कि सही मानों में तमाम इख्तियारात का मालिक व मुख्तार है, और वो हमें मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वहाँ नज़र आता है, जैसे सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुछ बाकी ममालिक। जो सदारती निज़ाम है, इसके हवाले से पाकिस्तान में हर 1-1.5 साल के वक्फे से एक बहस शुरू होती है, लेकिन इसके ऊपर एक तकसीम मौजूद है पाकिस्तान के जो दानिश्वर और मुफक्किर तबका है उनके अंदर, ये निज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक बार फिर इस पर बहस हो रही है और आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो सवालों के जवाबात लिए बराह रास्त, उनमें भी ये सवाल प्राइम मिनिस्टर से किया गया। तो इसी पे गुफ्तगू करते हैं मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मीर साहब, आपको बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबरा पार्लियामेंटेरियन रहे एजाज़ुल हक साहब, चूँकि एजाज़ुल हक साहब के वालिद ज़ियाउल हक साहब के दौर के ऊपर एक तनकीद होती है कि वो एक सदारती निज़ाम का तजुर्बा था, चूँकि वो कामयाब नहीं हुआ लिहाजा सदारती निज़ाम नहीं आना चाहिए। और एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, बहुत खूबसूरत राइटर भी हैं, कॉलम नवीस हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। शहजाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं आप ही से शहजाद साहब आगाज़ करूँगा। सबसे पहले हम इसके प्रॉस एंड कॉन्स के ऊपर अगर बात करें कि कोई भी निज़ाम ज़ाहिरी तौर पे ना तो उसके मुकम्मल फ़ायदे होते हैं ना मुकम्मल नुकसानात होते हैं। सदारती निज़ाम के आपकी नज़र में फ़ायदे और नुकसानात क्या हो सकते हैं? देखिए, सदारती निज़ाम हो या पार्लियामेंट्री निज़ाम हो, दोनों जमहूरी निज़ाम है, ये हमें याद रखना चाहिए। जहाँ पर हमारे यहाँ थोड़ी बहुत हुज्जत पैदा होती है और कहीं ना कहीं पे ये शोरश उठती है कुछ दिनों के बाद, उसकी बुनियाद और उसका ताल्लुक हमारे अपने तजर्बे में मार्शल लॉ हुकूमतों के साथ है, जहाँ पर के 4 मरतबा हमारे यहाँ सदूर कायम रहे। और हम समझते हैं कि उन सदूर, उन जैसे ताकतवर और पावरफुल लोगों की मौजूदगी में, जो कि 4 तजर्बे हमने किए, तो इस मुल्क को जो पॉलिसीज़ हैं, जो लोगों के पास उसकी सर्विसेज मुहैया करनी है वगैरह वगैरह, जो हमारे जमहूरी और हुकूमती और गवर्नेंस के तकाज़े हैं, वो रिलेटिवली बेहतर अंदाज में पूरे हुए। हम ये भूल जाते हैं कि वो जो सदूर थे उनका ताल्लुक मार्शल लॉ गवर्नमेंटों के साथ था। मार्शल लॉ एक ऑटोक्रेट होता है, एक डिक्टेटर होता है, सिर्फ वो किसी की ज़ात को जवाबदेह नहीं है, वो अपनी ज़ात में मुकम्मल ताकत और हिम्मत लेके चलता है, इस वजह से वो ये कर पाता है। पाकिस्तान
या पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि एक विफाक की शक्ल में है, जिसकी 4 या 5 या 6 इकाइयाँ आज आप समझ लें एग्जिस्ट करती हैं, इकाइयाँ हों, और उनका कल्चर, उनका रहन सहन, उनकी ज़ुबान, उनके तजुर्बात, उनके वो तमाम चीज़ें मुख्तलिफ हों, तो ऐसे लोगों को, ऐसे ग्रुपों को जब इकट्ठा किया जाता है तो उनको आप एक इकाई नहीं गिन सकते, उनको आपको 4, 5, 6 इकाइयाँ ही गिनना पड़ेगा। इसका तजर्बा हमने 1971 में किया या उससे पहले के वक्तों में किया, जब हमने ये देखा कि हमने जब ये काम नहीं किया, हमने मशरक़ी पाकिस्तानियों को, अपने बंगाली भाइयों को जब हमने वो मकाम नहीं दिया और पाकिस्तानियत या एक ही रंग में रंगने की कोशिश की, तो आहिस्ता आहिस्ता वो हमसे दूर होना शुरू हो गए। पाकिस्तान का निज़ाम जो है इसीलिए पार्लियामेंट्री है क्योंकि ये एक विफाक के अंदर एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। सेनेट में आपको सबको बराबर हिस्सा है, तमाम सूबों को, और नेशनल असम्बली के अंदर आपको अपने हिस्से के मुताबिक, अपनी पॉपुलेशन के मुताबिक हिस्सा मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बैलेंस्ड मकाम है। हमारा मसला निज़ाम का नहीं है, निज़ाम के चलने में, निज़ाम के चलाने में और निज़ाम को चलाने वालों में मसला है। उनको हमें ठीक करना है। सियासी निज़ाम कैसे बेहतर कर सकते हो, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे सदारती हो चाहे पार्लिमानी हो, मसला निज़ाम के हैत का नहीं है, मसला निज़ाम के चलाने, द मैन बिहाइंड द गन, आप ये कहना चाहते हैं? एग्जैक्टली। और ये भी याद रखें कि जब हम अमेरिका की मिसाल लेते हैं तो अमेरिका का सदर जितना वो कमज़ोर है और निहत्ता है और पैरालाइज्ड है 2-3 चीज़ों के आगे। आपने बहुत मरतबा सुना हमने पिछले 15, 20, 25 सालों में कि हुकूमत बंद होगी अमेरिका की। अगर इतना ताकतवर होता तो अपनी हुकूमत बंद क्यों होने देता? कांग्रेस का चेक, फिर जुडिशरी, ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर जो है, ये किसी भी निज़ाम के लिए एक बैलेंस की हैसियत रखता है। और जहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग कांग्रेस हो कि आपका बजट ही पास नहीं होता और वहाँ पे आप हुकूमत आपकी बंद हो जाती है, तो सदारती निज़ाम भी अपाहज हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है निज़ाम से ताल्लुक़ नहीं है, इसका ताल्लुक़ डिलीवरी से है। और ये जो शोरश या शोशा छोड़ा जाता है, ये मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं से कोई बुनियाद बनती है खाम खा में कुछ लोगों के दिमागों में। जब हालात कमज़ोर होते हैं, एक पोलिटिकल गवर्नमेंट बहुत अच्छा डिलीवर कर रही हो, सवाल ही पैदा नहीं होता जो है पार्लियामेंट्री निज़ाम के अंदर कि उसके अंदर कभी इस किस्म की बात हो जाए। राइट। अच्छा, एजाजुल हक साहब, चूँकि एक तो पहले ज़रा ये शोशे की जो बात की शहजाद साहब ने, इस पे मैं आपकी राय लेना चाहूँगा। देखें, बरतानिया में हम देखते हैं कि आए रोज़ वहाँ पे स्कॉटलैंड की अलहदगी की एक तहरीक चलती है और बाकायदा उस पर रेफरेंडम हो चुका है। यानी वो अपने एक सूबा उसको आप कह लें, अपने एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को अलहदा मुल्क बनाने की तहरीक चलाते हैं। वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, आप आएँ, रेफरेंडम करवा लें, अगर आपको वो वोट मिल जाते हैं 51% तो, और वो 49% तक जा चुके हुए हैं, वोट ले चुके हैं 49%। तो हमारे यहाँ अगर कोई निज़ाम की तब्दीली की कोई डिस्कशन हो, कोई डिबेट हो और वो हेल्दी डिस्कशन हो जैसे हम कर रहे हैं, तो इसमें एतराज़ भी क्या है? अगर कोई सोचता है कि नहीं निज़ाम में तब्दीली करनी चाहिए, तो इसमें कोई हर्ज है इस डिस्कशन में? एजाजुल हक साहब, एजाज साहब अनम्यूट कीजिएगा आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी आपको आवाज होगी मेरे ख्याल में। तो मैं ये कह रहा था कि ये देखना ये है कि ये शोशा क्यों छोड़ा गया है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि दोनों तर्ज के निज़ाम पाकिस्तान में आजमाए जा चुके हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें कोई शक नहीं कि ज़्यादातर मार्शल लॉज जो थे उनके दौरान रहा है, वो सदूर रहे हैं और उन्होंने, क्योंकि वो ऑटोक्रेटिक रूल था, तो उसमें कामयाब भी हुआ, कोई डिलीवरी भी हुई, कुछ नहीं भी हुई होगी। हमारे यहाँ ये है कि हमने जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया तो हमने इंस्टीट्यूशंस को डेवलप नहीं होने दिया। पहली बात ये है, हमने जो हर चीज़ जो घूमती थी, बजाय वो इंस्टीट्यूशंस के इर्द गिर्द घूमने के, वो इंडिविजुअल्स के इर्द गिर्द घूमती थी। और हमारे जो इंडिविजुअल्स थे वो ऑटोक्रेट बन गए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ज़रिए बन गए, वो फैमिली फ्यूडम आ गया। उसमें आपने जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज की जो हायरार्की थी, जो उसके मतलब ओनरशिप जिनके पास थी, वो इतने मजबूत हो गए कि उनकी विल पे डिपेंड करता था कि किसको रखना है, किसको निकालना है और किसकी बात सुननी है, किसकी बात नहीं सुननी। मसला इस वक्त ये है कि गवर्नेंस का मसला है इस वक्त पाकिस्तान में, और उस गवर्नेंस में आपकी इकोनॉमी भी आ जाती है, आपका लॉ एंड ऑर्डर भी आ जाता है, आपके दीगर मसाइल भी आ जाते हैं। तो पहली बात तो ये कि हमें इतनी देर लगी मौजूदा तर्ज हुकूमत को समझने में, और मेरा ख्याल है कि अभी तक मेजॉरिटी पार्लियामेंटेरियंस को पूछ लें कि भाई आपका क्या काम है एज ए पार्लियामेंटेरियन, तो शायद उनको ये भी नहीं पता होगा। और कितने लोग हैं इस 340 की पार्लियामेंट के अंदर जो लेजिस्लेशन के अंदर हिस्सा लेते हैं,
यानी जम कर हिस्सा लेते हैं। वो तो बस डिपार्टमेंट्स हैं, आपके लॉ मिनिस्ट्री हो गई, वो बना के ले आएंगे या फिर आप कमेटीज को भेज देंगे तो वो आगे चलता रहता है। तो पहली बात तो ये है कि हमने चेक्स एंड बैलेंसेस को नाफिज करना है, उसके साथ साथ हमें एहतसाब के अमल को एक सही और अच्छे तरीके से चलाना है। हमने जुडिशल सिस्टम को, अब देखा जाए ना, इकाइयाँ अगर कहें तो जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बेसिकली जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, इन दोनों में देखना है आपने कि किस तरह से तवाज़ुन पैदा किया जा सकता है और किस तरह से एक आम आदमी को, ये नहीं है एक आम आदमी को जी के रूलर कौन है हमारा या कौन इस वक्त इलेक्ट होकर आया, उसने देखना है कि मुझे क्या मिल रहा है। और अगर उसको गुर्बत मिलेगी, उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, तो लाज़मी बात है कि फिर वो परेशान होगा। और उस परेशानी में फिर अभी ये पिछले चंद दिनों से मैंने भी कल ट्विटर पे डाला कि भाई ये क्यों बहस शुरू हो गई है और क्या आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं और क्या आप पार्लिमानी सिस्टम को पसंद करते हैं, सदारती निज़ाम को पसंद करते हैं। तो बहस ज़रूर इस पर होनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है सिस्टम को तब्दील करना इतना आसान काम नहीं है जितना कि हम समझ रहे हैं इसको। राइट। हामिद मीर साहब, आप उन चंद साफ़ियों में से हैं जो तारीख़ का भी गहरा मुताला रखते हैं। तो मेरे सामने एक आर्टिकल है, डॉक्टर अताउर रहमान साहब पाकिस्तान के मारूफ साइंसदान भी हैं, साबिक चेयरमैन रह चुके हैं HEC के। वो अपने सियासी निज़ामों से मुतल्लिक एक आर्टिकल में लिखते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के हाथ से तहरीर करदा एक नोट है जिसमें सदारती निज़ाम हुकूमत को कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान के लिए पसंद फरमाया था। और वो कहते हैं कि कायद-ए-आज़म को इस बात का बखूबी अंदाज़ा था कि जागीरदार अपने ज़ाती मुफादात के हुसूल के लिए हुकूमत को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि उन्होंने 24 अप्रैल 1943 में मुस्लिम लीग के इजलास से खिताब के दौरान कहा था कि मैं जागीरदारों और सरमायादारों को ख़बरदार करना चाहता हूँ जो कि हमारी दौलत के बल पर एक ऐसे निज़ाम के तहत परवान चढ़े हैं जो कि धोखे और जुल्म पर मबनी है, लिहाजा इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो कायद-ए-आज़म का कोई है ऐसा हवाला हामिद मीर साहब जो सदारती निज़ाम से मुतल्लिक? देखें, डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने ये जो आर्टिकल है ये जंग अखबार में लिखा था, और जब आर्टिकल लिखा था तो उसके बाद मैंने भी उसका जवाब दिया था। लेकिन मेरे जवाब को छोड़ दे, मेरे से ज़्यादा मुस्तरद मुहक्कक और तहरीक पाकिस्तान के पे बहुत सी किताबें लिखने वाले डॉक्टर सफदर महमूद साहब जो हैं, उन्होंने फिर इसका जवाब दिया था। अताउर रहमान साहब का दावा था कि ये कायद-ए-आज़म की डायरी का कोई वर्क है। तो डॉक्टर सफदर महमूद साहब ने उनको चैलेंज किया कि कायद-ए-आज़म ने कभी डायरी नहीं लिखी थी। फिर उन्होंने डॉक्टर सफदर महमूद साहब जो हैं, उन्होंने जो कायद-ए-आज़म पेपर्स हैं जो भी हमारे कैबिनेट डिवीजन में महफूज हैं, वहाँ पे जाके भी उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कोई नोट्स हो सकते हैं, लेकिन ये कायद-ए-आज़म ने इसमें कहीं पर भी इस नोट में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया। देखें अमीर अब्बास साहब, ये जो हम कायद-ए-आज़म को बीच में ले आते हैं ना, तो कायद-ए-आज़म ने तो और भी बहुत सी बातें कही हैं, उस पर कौन सी बात पे अमल दरामद होता है? सही है। लेकिन ये एक अजीबो-गरीब सी बात है कि डॉक्टर अताउर रहमान साहब जो है वो साइंस के उस्ताद हैं और उनकी फील्ड कुछ और है, लेकिन वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान में नाफिज करना चाहते हैं। तो ये सिर्फ डॉक्टर सफदर महमूद साहब ने नहीं, और भी जो तहरीक पाकिस्तान के मुहक्किकीन हैं, उन्होंने अताउर रहमान साहब के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है। अब आप आ जाए, इसको हम एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इस सारी डिबेट को। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी डेमोक्रेटिक है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी डेमोक्रेटिक है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया में कोई ऐसी मिसाल मौजूद है कि किसी मुल्क में पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी और वो स्विच करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे चले गए? तो जवाब यह है कि जी बिल्कुल मिसाल मौजूद है। सबसे बड़ी मिसाल फ्रांस की है, जिसका आपने भी जिक्र किया अपने इब्तिदाई में। तुर्की भी है सर, 2017 में मीर साहब 90 में फ्रांस जो है उसने स्विच किया रेफरेंडम के जरिए। रेफरेंडम हुआ और वो स्विच कर गए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ, और तुर्की में भी 2017 में यही हुआ था, रेफरेंडम हुआ था। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई? पाकिस्तान में ये अभी आज हमारे 2022 में या 2021 में ये बहस नहीं हो रही। पाकिस्तान में ये बहस जो है ये 1962 में शुरू हो गई थी, और हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा जो पहला मुतफिका आइन था 1956 का आइन, वो पार्लिमानी वफाकी पार्लिमानी आइन था वो,
उस आइन को मुअत्तल किया गया। जनरल अयूब खान ने और सिकंदर मिर्जा ने मिलकर जो पहला मार्शल लगाया था, तो उस आइन को मुअत्तल करके 1962 का आइन नाफिज किया गया। तो उस वक्त उस आइन के नाफिज करने से पहले जो अयूब खान की गवर्नमेंट के वजीर कानून थे, जस्टिस रिटायर्ड इब्राहिम साहब, उन्होंने बाकायदा लिखकर अयूब खान को कहा था कि ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है नॉट फिट फॉर पाकिस्तान, और इससे पाकिस्तान टूट जाएगा। और बांग्लादेश की प्रेडिक्शन उन्होंने 1962 में कर दी थी। जब अयूब खान साहब बाज नहीं आए तो फिर जस्टिस इब्राहिम साहब ने इस्तीफा दे दिया। अब मैं इस बहस में नहीं जाता कि जनाब फिर अयूब खान साहब के ज़माने में क्या क्या हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान टूट गया, लेकिन दोबारा फिर ये जब जनरल ज़िया-उल हक साहब ने इक़्तिदार संभाला तो दोबारा इस पर दोबारा डिबेट शुरू हुई। और उस वक्त जनरल ज़िया-उल हक साहब जो हैं उन्होंने तो 5 जुलाई 1977 को इक़्तिदार संभाला था, लेकिन हमारे बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि उन्होंने 28 अगस्त 1977 को पिंडी में उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से एक मुलाकात की थी और उसमें उन्होंने उनको ये प्रपोज किया था कि आप खुद ही ये एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आएँ तो और खुद ही आप पाकिस्तान में हुकूमत करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये भुट्टो साहब ने जो लाहौर हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन फाइल की थी उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया हुआ है। अच्छा। कि मेरी अगस्त 1977 में ज़िया-उल हक साहब से मुलाकात हुई थी। फिर वो बात नहीं बनी। फिर 1985 का नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन हुआ। फिर 8वीं तरमीम के जरिए पाकिस्तान को एक आप समझ लें कि सदारती निज़ाम ही के तहत चलाया गया काफ़ी अरसे तक। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में यही सूरत हाल रही। लेकिन अब जो सूरत हाल है, अब ये जो डिबेट है, मेरे ख्याल से ये डिबेट इसलिए मुझे गैर जरूरी लग रही है कि कुछ चीजें सेटल हो चुकी हैं। और पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में 4 मुख्तलिफ पिटीशंस फाइल की गई थी कि जी पाकिस्तान में एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को हिदायत करे कि रेफरेंडम करवाया जाए और उसमें यह सवाल पूछा जाए कि सदारती निज़ाम होना चाहिए नहीं होना। बैरिस्टर अहमद रजा कसूरी साहब ने यह पिटीशन फाइल की। एक वो थे और 3 और लोग भी थे जी। इस पिटीशन की समाअत की थी 3 मेंबर बेंच ने, हेडेड बाय जस्टिस ताब बंदयाल, और उसमें मुनीब अख्तर साहब थे और मंसूर अली शाह साहब थे। और उसमें मुनीब अख्तर साहब ने वाज़ेह तौर पर ये रिमार्क्स दिए थे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है, इससे पाकिस्तान को हमेशा नुकसान हुआ है। और उमर अता बंदयाल साहब ने भी उनसे इत्तेफाक किया था। और चारों की चारों पिटीशंस 28 सितंबर 2021 को मुस्तरद हो गई थी। अब सवाल ये पैदा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कि ये मुहिम जो है ये सोशल मीडिया पे शुरू किसने की है। सही। तो इसमें कोई शक नहीं है, मुझे मेरी इंफॉर्मेशन भी है, मेरे पास सबूत भी मौजूद हैं कि ये जो सोशल मीडिया पर ये डिबेट जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू करवाई है। उनके सोशल मीडिया पे जो एक्टिविस्ट हैं वो उन्होंने सदारती निज़ाम के हक में ये मुहिम चलाई है। अच्छा, मीर साहब यहीं पे कता कलामी, जरा इमरान खान साहब से आज इस बारे में एक सवाल हुआ है जो उन्होंने बराह रास्त कॉल मौसूल की, वो सवाल और इसका जवाब जरा सुनवा दें। जी, मेरा सर आज सवाल यह है कि आजकल हर तरफ सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे एक ही खबरें चल रही हैं। कभी कहते हैं इमरजेंसी लग रही है मुल्क में, कभी कहते हैं सदारती निज़ाम आ रहा है, इसकी भी खबरें भी चल रही हैं, मीडिया पे भी बहस हो रही है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या खान साहब आप भी सदारती निज़ाम चाहते हैं या महज ये प्रोपेगेंडा है? आपको पता नहीं याद है, लोगों ने पता नहीं, मेरा जो पहली दफ़ा जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो मैंने कौम से खिताब किया तो मैंने कौम को एक चीज़ कही थी कि आपको बड़ा शोर और सारी जगह से आवाज़ें आएंगी कि मुल्क तबाह हो गया, ये हो गया, नाहिल है, ये ख़त्म हो गया। क्योंकि मैंने तब आपको कहा था सबको कि हमने कोई मुफाहमत नहीं करनी, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी। इस मुल्क के वो जो बड़े बड़े डाकू हैं, मैं वाज़े करता हूँ, ये चोर नहीं है, ये डाकू है। मैं 30 साल मैं पॉलिटिक्स में आया इनके खिलाफ था। जी मीर साहब, उनसे सवाल हुआ और उस सवाल का उन्होंने कोई वाज़े जवाब नहीं दिया, बल्कि वो निकल गए कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ और मैं इनसे लड़ने के लिए आया हूँ, मैं किसी को एनआर नहीं दूंगा। मैं आपको देखिए, इमरान खान साहब की पार्टी जो है ये मुहिम चला रही है। मुझे जाती तौर पे पता है कि इमरान खान साहब जाती तौर पे सदारती निज़ाम के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। खुलकर कभी उन्होंने मीडिया में बात नहीं की, लेकिन निजी तौर पर काफ़ी साल पहले वो मेरे साथ एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा इस पे बातचीत कर चुके हैं। मैंने उनको एक दफ़ा इस पे काफ़ी तफसील से समझाया भी था कि ये एक गैर ज़रूरी बहस है। बहरहाल ये उनकी एक पॉइंट ऑफ व्यू है और उनको पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हक हासिल है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है
कि आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों लोगों को भेजते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से रेफरेंडम करवाएं। देखें, सुप्रीम कोर्ट का जो इख्तियार है वो आर्टिकल 189 के तहत वो सिर्फ एक लीगल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है उसको एड्रेस कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अब इमरान खान साहब अगर रेफरेंडम के जरिए ये करवाना चाहते हैं तो उनके पास तो इख्तियार मौजूद है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके आर्टिकल 48 का सब क्लास 6 है, और सब क्लास 6 के तहत हुकूमत जो है वो अगर चाहती है कि किसी मसले पर रेफरेंडम होना चाहिए तो वो पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से एक करारदाद मंजूर करवाए और उसके बाद रेफरेंडम करवा सकती है। यही नुक्ता जो आपने उठाया है, यही नुक्ता इस पे भी कई दफा बात हुई है कि क्या रेफरेंडम इस पे होना चाहिए, नहीं तो शहजाद चौधरी साहब जो हामिद मीर साहब ने कहा कि छोटी सी बात देखें, इमरान खान साहब इस तरफ इसलिए नहीं जाते कि 48 की सब क्लास 6 के तहत रेफरेंडम वो खुद करवा सकते हैं। ज्वाइंट सिटिंग जो है पार्लियामेंट की, उसके जरिए उन्होंने बहुत से कवानीन मंजूर करवाए हैं। एक करारदाद मंजूर करवाना उनके लिए मसला नहीं है। बात असल ये है कि अगर एक रेफरेंडम भी करवा लें और रेफरेंडम में कौम कह भी दे 51% 52% लोग कह भी दें कि हमें सदारती निजाम चाहिए, तो फिर भी ये असेंबली जो है इसके पास इख्तियार ही नहीं है। ये 2/3 मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके भी ये पार्लियामानी निजाम को खत्म नहीं कर सकते। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जी, उसके लिए आइन साज असेंबली चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जफर अली शाह केस में जो PLD 2000 में रिपोर्टेड है कि पाकिस्तान का जो आइन है इसके 4 पिलर्स हैं और सबसे पहला पिलर जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और आप इसको चेंज नहीं कर सकते। राइट। शहजाद चौधरी साहब, चलें, ये तो एक अगला मरला है जो कि बज़ाहिर इंतहाई नामुमकिन है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लाएं, वो आइन तब्दील करे और फिर वो असेंबली अगला इलेक्शन करवाए और फिर इलेक्शन होने के बाद अगली हुकूमत है। खैर ये तो नामुमकिन है। ये जो रेफरेंडम है, अगर ऐसी कोई बात हुकूमत की ख्वाहिश में है तो रेफरेंडम क्यों नहीं करवाते फिर खान साहब? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि खान साहब की कितनी कमिटमेंट है इस चीज़ को। खान साहब या अगर हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि उनको इसका पक्का पता है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई है और हो सकता है कि उधर से ही शुरू हुई हो, गॉड नोज। लेकिन अगर ये ऐसी बात है तो इसको डिस्ट्रैक्शन से ज़्यादा और क्या समझा जाए। मेरा ख्याल है कि जो बुनियादी गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी जगह पे आज भी उसी तरीके से कायम है, बावजूद इन लायानी किस्म की बहसों के अंदर के इन्वॉल्व होने के। हमें ये देखना चाहिए कि हमारा सियासी निज़ाम जो है, जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये क्यों डिलीवर नहीं कर पा रहा, क्या वजूहात हैं, क्या इसके अंदर कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। यहाँ पर बदकिस्मती से कोई सर्विस डिलीवरी की तरफ सोचता भी नहीं है। कोई ये नहीं देखो, सिर्फ ये देखते हैं कि मैं पावर में कैसे आ सकता हूँ, मेरे पास ताकत कितनी ज़्यादा मेरे हाथ में आ जाएगी। आपने जब डेलीगेशन ऑफ पावर की और 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट में जाने की बात की, आप जब गए लोकल गवर्नमेंट की तरफ, तो जब पार हुई फ्रॉम द फेडरेशन टू द प्रोविंसेस, प्रोविंस वाले बैठ गए उसके ऊपर। वो पंजाब भी था, वो सिंध भी था, वो बाकी भी थे। किसी ने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं करवाए। हर कोई ताकत अपने हाथ में रखना चाहता है और ये देखना चाहता है कि मैं कितनी जल्दी और कितनी देर तक ताकत में रह सकता हूँ और ताकत अपने हाथ में रख सकता हूँ। चाइना की मिसाल ले लीजिए। चाइना की हम बहुत एग्जाम्पल देते हैं और सारे, और वज़ीर आज़म साहब भी देते रहे हैं, बाकी लोग भी दुनिया देती है। कमाल की डेवलपमेंट है, कमाल की तरक्की है, ये सब कुछ हमारे सामने है। लेकिन एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, एक शख्स है जो कि मुकम्मल तौर पर उसको निज़ाम को चलाता है। अब ये नहीं कि चीन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लोग एग्जिस्ट नहीं करते और चीन एक फेडरेशन नहीं बन सकता। चीन भी फेडरेशन बन सकता है, उसके भी तूल अर्ज में मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। सिनकियांग को ही ले लीजिए, वहाँ पर कितना मसला शुरू हुआ। कहने का मतलब ये हुआ, तो उन लोगों को काबू करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? वो ताकत जो आपने सिंगल हैंड में दी है उसको फिर उसको एक्सरसाइज करने का भी वही इख्तियार हासिल होता है। और ताकत भी ऐसी होती है जो कि डोमिनेटिंग ताकत होती है। कोई ग्रोह, कोई शख्स, कोई भी रियासत का हिस्सा, कोई कौम का हिस्सा उसके खिलाफ बात नहीं कर सकता। तो वो फिर जमहूरियत तो ना हुई। तो हमारा जो फैसला है, जो शुरू से कायद आज़म के ज़माने से लेके आज तक, उन्होंने कहा एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम लेके चलेंगे आगे, एक जमहूरी हुकूमत होगी। उन्होंने अमेरिका को कहा, लिखा, लेटर लिखा वहाँ के प्रेसिडेंट को और कहा कि मैं आपके इस निज़ाम को कदर की निगाह से देखता हूँ। ये मतलब नहीं है कि हमें वो वाला निज़ाम चाहिए, ये डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को मैं कदर की निगाह से देखता हूँ। तो मेरा ख्याल है ये बहस कीजिए बराए मेहरबानी, इसके ऊपर हम वक्त ज़ाया ना करें। ये बहस करें कि हम अपने सियासी निज़ाम को, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बेहतर तौर पर कैसे कंपोज कर सकते हैं और कैसे इसकी डिलीवरी बेहतर कर सकते हैं ताकि लोगों को इसका फायदा पहुंचे। ये जो इनके अंदर आमरीतें क्रिएट हुई हैं, जहाँ पर हर पार्टी में एक आमिर बैठा हुआ है टॉप के ऊपर, वो कहने को तो जमहूरी तरीके से ऊपर सामने आता है
ताकत में आता है, लेकिन फिर वो ताकत ऐसी पकड़ के बैठता है कि वो किसी को हिलने नहीं देता अपने नीचे से। कभी वो ताकत खरीद लेता है, कभी वो ताकत इन्फ्लुएंस के जरिए हासिल करता है। उस निज़ाम को, हमारी जमहूरी पार्टियों को कब मौका मिलेगा कि अपने अंदर जमहूरियत लेके आए, ताकि एक जमहूरी कल्चर डेवलप हो, तो तब उनको भी समझ आएगी कि जमहूरियत जिसको मैं जिसके नाम पे आया हूं उसको मैंने डिलीवर कैसे करना है। राइट, ये जो आपने नुक्ता उठाया ना कि इस बहस को अगर एक तरफ रखें और पार्लिमानी निज़ाम जो नाम है इसी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पे बात करते हैं एक ब्रेक से वापसी पे। एजाजुल हक साहब से मैं सवाल करूंगा कि मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम में जो 2-3 बड़ी खामियां नज़र आती हैं, दरअसल वो भी इस बहस को बार बार ट्रिगर करती हैं, तो उन खामियों को क्यों नहीं दूर किया जाता? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। हम प्रोग्राम में इस नए जो एक इशू बार बार उठता है और अब फिर उठा हुआ है सदारती निज़ाम से मुतल्लिक, उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। एजाजुल हक साहब, जो मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम है इसमें एक ऐसी खामी है जो हर हुकूमत को मुश्किल से दो चार कर रही है, वो चाहे PMLN की गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी की या तहरीक इंसाफ की, और वो ये कि चूँकि इसमें कोलिशन के ज़रिए से हुकूमत बन रही है, या तो एक हुकूमत 2/3 अक्सरियत के साथ बने, एक ही जमात 2/3 अक्सरियत ले आए, वो किसी बैसाखी के सहारे पे खड़ी नहीं होगी, तो वो शायद बेहतर तरीके से डिलीवर कर सके। हम पीपल्स पार्टी की हुकूमत को भी जानते हैं। 2008 से 13 तक जब MQM बार बार नाराज़ होती थी, मौलाना फजलुर रहमान नाराज़ होकर अलहदा हो गए, MQM को मनाने के लिए रहमान मलिक यहाँ से अल्ताफ़ हुसैन के पास जाया करते थे। PMLN की गवर्नमेंट आई, उस अगरचे वो निस्बतन बेहतर पोजीशन में थी, लेकिन उसके अंदर भी इत्तेहादी का एक पहलू था। और अब इमरान खान साहब की हुकूमत है, कभी MQM ब्लैकमेल करती है, कभी PMLQ अपने मुतालबात लेके सामने आ जाती है। जब भी कोई कानून साजी होगी, इत्तेहादी अपना एजेंडा लेकर आ जाएंगे, जबकि सदारती निज़ाम में सदर डायरेक्टली इलेक्ट होकर आ रहा है, वो किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होता। ये एक नुक्ता है जिसके ऊपर सदारती निज़ाम के दिफा में लोग बहस शुरू करते हैं। इसमें देखें, कोई शक नहीं है, मेरे ख्याल है एयर मार्शल साहब ने भी और आमिर मीर साहब ने भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है कि इस निज़ाम को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। और 1988 से लेकर अब तक अगर आप देखें तो 2 मरतबा मेरा ख्याल है कि 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत आई है, कम से कम नेशनल असम्बली पार्लियामेंट के अंदर। अगर सेनेट में ना भी हो 2/3 अक्सरियत उनके पास, तो वो थी PMLN की हुकूमत। इससे ज़्यादा मजबूत हुकूमत मेरा नहीं ख्याल के और कोई यहाँ पॉलिटिकली मिली होगी। लेकिन फिर वो यही कमजोरियां बीच में आ गई, कुछ कहते हैं इख्तियार का नशा कह लें उसको, या जो भी कह लें, या फिर अपने इख्तियारात को, जो कि आईनी इख्तियार है, मैं समझता हूँ कि मैं नहीं कहता कि ये आईनी इख्तियार नहीं है, लेकिन तरीक़ाकार से हम तरीक़ाकार पे बहस कर सकते हैं कि जी इस तरह नहीं करना चाहिए था, इस तरह करना चाहिए था। तो वहाँ जाकर फिर, और ये आपने कहा जैसे कि ब्लैकमेलिंग का, वो तो अब मेरा ख्याल है इमरान खान से मौजूदा हुकूमत से ज़्यादा कोई नहीं समझ रहा होगा, जिसको कि एस्टेब्लिशमेंट की भी पूरी पुश्त बनाई है, उनकी पुश्त पे खड़े हुए हैं। और उसके बावजूद जब भी पार्लियामेंट के अंदर से कुछ पास करवाना पड़ता है तो उनको जॉइंट सिटिंग करवानी पड़ती है। और फिर जॉइंट सिटिंग में भी लोगों ने तो साफ ज़ाहिर कह दिया कि जी हम आए नहीं, हमें लाया गया है और बड़े तमाम के साथ लाया गया। तो ये चीज़ें जो है हमारे सिस्टम के अंदर, मौजूदा सिस्टम के अंदर, जिसमें कि ब्लैकमेलिंग है, जिसमें कोई हिम्मत नहीं करता जो कि इक़्तिदार में हो कि जी मैं अगर इनके आगे खड़ा हो जाऊं तो शायद कामयाब हो जाए। लेकिन यह है कि वो उस ब्लैकमेलिंग में आए थे और उस ब्लैकमेलिंग की वजह से फिर ना सिस्टम चलता है और दीगर मुश्किलात भी पैदा हो जाती हैं। फिर वो छोटी जमातें जो है उनको फिर इक़्तिदार में हिस्सा भी चाहिए, वजारतें भी चाहिए और दीगर मामलात के अंदर भी डेवलपमेंट फंड्स भी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ये मेरा ख्याल है कि सिस्टम को चलने नहीं दे रही मौजूदा सूरत हाल के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस पार्लिमानी निज़ाम को बेहतर करने के लिए देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। 18वीं तरमीम आई, उस पर भी अगर आप कहें तो हम जितनी बहस आप चाहें हम कर सकते हैं उसके ऊपर कि कहाँ कहाँ उससे खामियां पैदा हुई, क्या क्या सूबों को इख्तियारात दे दिए, कहाँ जिनके पास कोई कैपेसिटी नहीं थी। और फिर वो मतलब कि आधा तीतर आधा बटेर हो गया। एजुकेशन सिस्टम जो है वो यकसा नहीं रह सका, हेल्थ के मामला बीच में आ गए और दीगर जो है चीज़ें, इख्तियारात जो है वो निचली सतह पे करना तो अच्छी बात है, लेकिन फिर हम इस जमहूरी निज़ाम के अंदर ही जो ग्रास रूट लेवल पे होता है वो कभी कराने के लिए तैयार नहीं होते। आप देख लें कि बल्दियाती इंतखाबात
जब तक के सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं आया। पीपल्स पार्टी ने आज तक अपनी दौरे हुकूमत में बलदियाती इलेक्शन नहीं करवाए, PMLN ने बलदियाती इलेक्शंस करवाए लेकिन बड़ा रुक के करवाए, और मौजूदा हुकूमत तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है या अदालतों ने कहा है तो वो तैयार हुए इस बात पर कि हम इख्तियारात जो है वो मुंतकिल करें अवाम के नुमाइंदों को। तो ये कमजोरियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। इस पे अगर हम ये बहस को छोड़ करके सदारती या पार्लिमानी निज़ाम हो, वो हमें ये बहस करनी चाहिए कि मौजूदा तर्ज हुकूमत को साफ, शफाफ, ट्रांसपेरेंट करने के लिए एक एहतसाब का अमल लाने के लिए हमें क्या करना जा सकता है, क्या किया जा सकता है, राइट, ये बेहतर हो। हामिद मीर साहब, एक जो मौजूदा निज़ाम है इसके अंदर हमें लिसानियत और इलाकायत की भी बार बार गूंज सुनाई देती है। पीपल्स पार्टी के ऊपर सिंध का लेबल है, PMLN के ऊपर पंजाब का लेबल है, और अगर PMLN में से कोई वज़ीर आज़म बनता है तो वो मेजॉरिटी पंजाब से लेकर आता है, अगर कोई पीपल्स पार्टी में से बनता है तो मेजॉरिटी सिंध से लेकर आता है। तो सदारती निज़ाम के ऊपर एक ये दलील लोग देते हैं कि अगर वो होगा तो फिर ये जो इलाकायत और लिसानियत है ये ख़त्म होगी, क्योंकि वो पूरे मुल्क से वोट लेकर सदर बनेगा। तो इसको कैसे करें? मैं फाग नहीं करता, क्योंकि सदारती निज़ाम जो है इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है पाकिस्तान की फेडरेशन को वो ये है कि इसमें जो प्रेसिडेंट आएगा वो हमेशा पंजाब से आएगा, क्योंकि पंजाब की पॉपुलेशन ज्यादा है। सही। और जो पार्लिमानी निज़ाम है उसमें बहुत सी खामियां हैं, लेकिन पार्लिमानी निज़ाम की एक खूबसूरती ये है कि ऐसी पार्टियां जो कि एक सूबे तक महदूद हैं, तो पार्लिमानी निज़ाम के ज़रिए वो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाती हैं। मसलन आप देखें कि कभी आपने सोचा था कि अवामी नेशनल पार्टी जो है वो कभी मरकज़ में किसी हुकूमत का हिस्सा बनेगी? वो जब 1972 में उनकी गवर्नमेंट बनी थी बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, तो उन्होंने JUI के साथ अलायंस किया था, लेकिन वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बलूचिस्तान की हुकूमत को डिसमिस किया, तो जो KPK की गवर्नमेंट थी उसके जो चीफ मिनिस्टर थे मुफ्ती महमूद साहब, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो मैं जो पाकिस्तान की जो सियासी तारीख का जब मुताला करता हूँ तो मुझे ये लगता है कि पार्लिमानी निज़ाम की वजह से कभी ANP जो है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाती है, कभी MQM मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाती है, कभी BNP मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाती है, नेशनल पार्टी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाती है। अभी भी आप देखें कि जो बलोचिस्तान अवामी पार्टी है बाप, उसकी ज़ुबैदा जलाल साहबा मरकज में फेडरल मिनिस्टर हैं, और कभी वो सूबे में भी उनकी हुकूमत बन जाती है। तो ये जो लसानियत वाली बात है ना और सुबायत वाली बात है, ये अगर आपने पाकिस्तान में अगर सदारती निज़ाम आ सकता है ना, तो वो सिर्फ इस सूरत में आ सकता है कि आप 1973 के आइन को सस्पेंड कर दें, मनसूख कर दें और ताकत के जरिए इन्फोर्स करें पाकिस्तान में सदारती निज़ाम। उसके बाद जब भी सदारती निज़ाम के तहत इलेक्शन होगा तो फिर जो सियासी पार्टियां हैं वो उम्मीदवार लेके कहां से आएंगी? पंजाब से, क्योंकि पंजाब बड़ा सूबा है, और जिस तरह अभी आपने खुद कहा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो उस पर पंजाब की छाप लगी हुई है, पीपल्स पार्टी पे सिंध की छाप लगी हुई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस पर KPK की छाप लगी हुई है, क्योंकि ये KPK में 2013 से बरसर इक़्तिदार है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर आप सदारती निज़ाम को ताकत के जरिए पाकिस्तान पे नाफिज करेंगे तो हो सकता है कि पंजाब में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, कुछ दानिश्वर इसको सपोर्ट करें, लेकिन सिंध में, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, इवन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इसकी शदीद मुखालफत की जाएगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि दरअसल सदारती निज़ाम जो है वो अगर पाकिस्तान को यूनाइटेड रख सकता है, तो जो 1962 में जो अयूब खान साहब लेके आए थे सदारती निज़ाम, तो पाकिस्तान मुत्तहिद रहता, लेकिन उनके उस सदारती निज़ाम की वजह से तो पाकिस्तान जो है उसके दो टुकड़े हो गए। और उसके बाद भी हमने देखा कि जब भी जो इख्तियार है वो जब सदर के हाथ में आता है तो उससे पाकिस्तान का जो मरकज है वो मजीद कमजोर होता है। तो हम जो बात की है ना शहजाद चौधरी साहब ने, मैं वो बात करूंगा, और जो एजाजुल हक साहब ने किया मैं उनसे इत्तेफाक करता हूं कि पार्लिमानी निज़ाम को बेहतर बनाए, और पार्लिमानी निज़ाम को बेहतर बनाने का जो सबसे बड़ा तरीका है वो ये है कि ये जो हमारी 3 बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पहले ये अपनी पार्टी के अंदर जमहूरियत लेके आए। ये बड़ा ये भी मीर साहब वैसे आइन साथ असेंबली की तरह ये भी नामुमकिन काम ही है, लेकिन ये अच्छा नुकता है। मैं जरा शहजाद साहब से इसी पे राय आपकी है
ये मुमकिन है। एएनपी में इलेक्शन होता है, टी में इलेक्शन होता है, जेयूआई में इलेक्शन होता है, तो इन बड़ी पार्टियों में इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? शहजाद साहब, दो चीजें, एक तो ये कि पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, यानी दो पार्टीज बड़ी, और तीसरी अब इमरान खान साहब की, वो पहली दो पार्टीज, दो फैमिलीज, अब इमरान खान साहब मुसलसल चेयरमैन है पार्टी के 24 साल से, और फिर बलदियाती निज़ाम। तीनों पार्टीज ने बदकिस्मती से पहले वो दो और अब इमरान खान, तीनों पार्टियों ने हुकूमत में आने के बाद बलदियाती निज़ाम के बखिए उधेड़े। तो जब ये खुद पार्लिमानी निज़ाम के झोल ख़त्म नहीं करती हैं तो फिर सदारती निज़ाम या कोई और शोशा जो है वो तो फिर उठता रहेगा। मेरे पास एक छोटी सी बात उससे पहले, देखिए लसानियत और सुबाइयत से हमें घबराना नहीं चाहिए। जिस जगह पे मुख्तलिफ तरह के लोग होंगे उनकी ज़ुबानें भी मुख्तलिफ होंगी, और मिसाल के तौर पे जो सिंधी है वो सिंधी ही रहेगा, वो सिंध में ही वोट डालेगा, वो पंजाबी बन के पंजाब के अंदर आके वोट नहीं डाल सकता। ये हमारा निज़ाम ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका हुआ है। तो सुबाइयत और लसानियत गाली नहीं है। अगर मुझे पसंद है सिंधी होते हुए कि मैं PMLF को वोट दूं और मैं PPP को वोट ना दूं, तो बिल्कुल ठीक है और जायज़ है, और ऐसा होता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इसको हवा बना के, जब हम, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, यानी जब हम बहस में जाते हैं तो लसानियत और सुबाइयत ऐसी है जैसे गाली, यानी गुलदस्ता है, चाहे इसीलिए 4 5 6 जुबानें हैं, 4 5 6 किस्म के लोग हैं। पाकिस्तानियत की डेफिनेशन एक रंग के लोग नहीं हो सकते, एक जुबान के लोग नहीं हो सकते, और अगर हो सकते होते तो सबसे पहले पंजाबियों को अपनी जुबान को छोड़ना पड़ेगा अगर ये मुमकिन हो तो कहने का मतलब ये हुआ, इसलिए घबराना। दूसरी बात, ये पॉलिटिकल जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर मल्टी पार्टी होता है, यानी 2 पार्टी से ज्यादा जहां पर हिस्सेदार हों या उसके अंदर कश्मकश में शामिल हो, तो फिर वहां पर कोलिशन एक नेचुरल तरीका है। और भी तरीका है, अब जब जमहूरियत इतनी पोलराइज्ड हो गई है दुनिया के अंदर, आप देखिए कि मईशतें कैसे तब्दील हो रही हैं, माशरे कैसे तब्दील हो रहे हैं। जब इस किस्म की तब्दीलियां आती हैं तो पोलराइजेशन बिल्कुल एक नेचुरल चीज बन जाती है। जहां पर पोलराइजेशन ज्यादा होगी, जब भी इलेक्शंस होंगे उसके बाद 2-3 ग्रोहों को बैठ के आपस में मिलना पड़ेगा, कुछ ले कुछ दे, इसलिए ब्लैकमेल पे आ जाते हैं। ये ब्लैकमेल नहीं है, ये हिसाब किताब का मामला है। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जब तक जाके कांग्रेस में रिपब्लिकन लीडर्स के साथ मिल के कुछ उनको देता नहीं है, वो उसका बिल पास ही नहीं करते, चाहे वो रिसेशन के बाद वाला है, डिप्रेशन के बाद वाला है या कोविड के बाद वाला है। ये मुसीबत है हर जगह पे, और यही सबसे बड़ा कमाल समझा जाता है। जॉनसन को क्यों एक सबसे सक्सेसफुल सदर समझा जाता था? उसमें एबिलिटी थी कि ऑपोजिशन को भी साथ लेके चलना, और आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जहां पर कि ये बुनियाद है कि सबको साथ लेके चलना है, जहां पर एक लीडर नहीं लेके चल पाता वो निज़ाम आपको फेल होता हुआ महसूस होता है। तो पार्लियामेंट्री निज़ाम को समझना, उसको उसके हिस्से बखरे से साथ इकट्ठे करना, उनको कंपोज करना और फिर लेके आगे चलना ही असल सक्सेस है। ये बदकिस्मती से हमारे लोग समझ ही नहीं सके। अपनी पार्टी में जमहूरियत, आपने बिल्कुल 100% दुरुस्त कहा, मैंने पहले भी कहा है, लाना ताकि एक जमहूरी कल्चर की फरोग का पता लगे। ये ना पता लगे कि मैं बादशाह हूं, मैं सरदार हूं, मैं रोक लूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे। बिलावल भुट्टो बड़ा अच्छा, बड़ा नेक, प्रॉमिसिंग यंग मैन, लेकिन देखिए कितनी जल्दी से मेरी नजर में उस सिंध के रंग में रंग, मैं स्टैनफोर्ड से पढ़े हुए हैं मुराद अली शाह साहब, मतलब आप इससे ज्यादा अच्छी दरसगाहें तो हमारे मुल्क दुनिया में नहीं है। तो अगर ये लोग भी अपने आप को, अपने जमहूरी रवैयों को, अपने तरीकों को, अपने डिलीवरी ऑफ सर्विस को, जमहूरियत की सही रूह को नहीं पहचान सके तो फिर हम कहां से लोग लेके आए? राइट जी, एक ब्रेक शामिल करते हैं इसी नुक्ते पे, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज मीडिया पर और एंकर्स पर तनकीद की है कि शायद मीडिया और एंकर्स इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़राब कर रहे हैं। दिखाएं जी। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप अगर शाम को टीवी देखें और जो इनकी बातें सुने, वो 2 आ जाते हैं, एक बेचारा तहरीक इंसाफ का मासूम बैठ जाता है, वहाँ बाकी एंकर भी मिल जाता है, वो 2 उनके साथ जो दूसरे होते हैं, मुल्क मारा गया, तबाह हो गया, ये हो गया। तो ये कैसे बताते हैं? राइट एजाज साहब, आपकी इजाज़त से, चूँकि मीर साहब अगरचे अभी तो उनका प्रोग्राम बंद है, लेकिन पाकिस्तान में 19-20 साल मुसलसल आपने मीर साहब प्रोग्राम किया, PMLQ की गवर्नमेंट भी देखी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से तो खैर मैं भी कर रहा हूँ, PMLN भी हमने, और ये चौथी गवर्नमेंट है मीडिया जब से आज़ाद हुआ। तो प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है मीर साहब, अगर मैं गलत हूँ तो आप उसकी तस्दीक कीजिएगा, कि हर दौर में एक हुकूमत में से हम शख्सियत को बुलाते हैं और 2 ऑपोजिशन के लोग होते हैं अमूमन, या 3 लोग। यही स्ट्रक्चर PMLN के दौर में था, यही स्ट्रक्चर पीपल्स पार्टी के दौर में था, यही स्ट्रक्चर PMLQ के दौर में था।
आज अगर इमरान खान साहब के दौर में भी अगर उनका एक नुमाइंदा 7, 1 या 2 या 3 ऑपोजिशन के हैं तो आज ये क्यों बुरा लग रहा है? अच्छा अमीर अब्बास भाई, मैं आपको एक थोड़ी बात बता देता हूँ। इमरान खान साहब जो हैं ये 2002 में पहली दफा कैपिटल टॉक में कैसे आए थे, ये बड़ी दिलचस्प बात है। हुआ ये कि कौमी असम्बली में इलेक्शन हुआ वजीर आजम का, कि वजीर आजम कौन होगा। तो जफरुल्लाह जमाली साहब जो हैं वो 1 वोट से वजीर आजम मुंतखब हो गए, और उस इलेक्शन में उनके मुकाबले पे मौलाना फजलुर रहमान और अमीन फ़हीम साहब भी थे। आपको शायद पता होगा लेकिन बहुत से आपके व्यूअर्स को पता नहीं होगा, उस दिन इमरान खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान को वजीर आजम का वोट डाला। बिल्कुल। जब इन्होंने वजीर आजम का वोट डाल दिया तो शाम को उस वक्त सिर्फ 2 चैनल थे, ARY और जियो, तो हमने प्रोग्राम रखा। हमने एक हुकूमत का बंदा बुला लिया मुस्लिम लीग काफ का, और एक पीपल्स पार्टी का, और एक बुला लिया जी हमने मुस्लिम लीग नून का, जोई निसार अली खान साहब को। शाम को मुझे जमायमा खान साहबा का मैसेज मिला कि इमरान खान ने आज बड़ा गलत काम किया है कि इसने फजलुर रहमान को वोट दे दिया, तो वी नीड टू क्लैरिफाई हिज पोजीशन, सो प्लीज इनवाइट हिम इन योर शो। अच्छा, उसको बुलाओ। मैंने कहा जी मेरे पास तो ऑलरेडी 3 मेरे गेस्ट हो चुके हैं, तो इमरान खान ने तो आज वैसे भी वो अपोजिशन से उनका ताल्लुक है, मेरे पास ऑलरेडी अपोजिशन के 2 आदमी हैं, तो मैं उनको नहीं बुला सकता। उन्होंने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की, बड़ी उन्होंने आजिज़ी और इनकिसारी से रिक्वेस्ट की। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है। तो मैंने कहा तो फिर मैं उनको अप्रोच करूं या वो खुद ही आ जाएंगे? उन्होंने कहा नहीं वो खुद ही आ जाएंगे। तो इमरान खान साहब चौथे गेस्ट बन के आ गए। सही। अब जब ये आ गए तो मैंने इनसे दरख्वास्त की कि खान साहब आपने सिर्फ ये क्लैरिफिकेशन करनी है कि आपने फजलुर रहमान को वोट क्यों डाला है। मेरे पास ऑलरेडी जो है ना वो 2 गेस्ट अपोजिशन के हैं, तो आप प्लीज एक सेगमेंट करके तो फिर आप चले जाए, फिर हम किसी और दिन आपको दोबारा बुला लेंगे। तो खान साहब ने मुझे पता है क्या कहा? उन्होंने कहा वो हामिद, वो साफी वो होता है, एंकर वो होता है, अवाम उसको पसंद करती है जो अपोजिशन को ज्यादा कवरेज देता है। ये क्या यार, तुम हुकूमत के बंदे को साथ बिठा लेते हो। यानी तो उस जमाने में 3 भी अपोजिशन के काबिल कबूल थे खान साहब के लिए। अच्छा, अब उसके हुआ कि मसला ये था पाकिस्तान में कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरब बैठे हुए थे, बेनजीर भुट्टो साहबा दुबई बैठी हुई थी। पाकिस्तान में कोई बड़ी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी नहीं थी जो परवेज मुशर्रफ साहब को अपोज करे। तो खान साहब को हम बार बार बुलाना शुरू किया, तो खान साहब जो हैं वो 3-3, 4-4 के पैनल में आगे बैठते थे, और हमेशा वो ये कहते थे कि मैं उनको कहता था कि इस तरह कर लेते हैं, 1 to 1 कर लेते हैं, एक गवर्नमेंट का एक अपोजिशन का, आप अपोजिशन को रिप्रेजेंट कर दें। कहते नहीं, मेरे साथ एक नून लीग का जरूर होना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन जो है ना उसको ज्यादा कवरेज देनी चाहिए। तो ये उनका एक असूल था जो उन्होंने मुझे समझाया था जब वो अपोजिशन में थे। अब उनको लगता है कि अगर हुकूमत का एक है और अपोजिशन के 2 हैं तो एंकर भी उसके साथ मिल जाता है, तो ये अब लगता ही है कि उनको अपनी बात भूल गई है। लेकिन अमीर अब्बास साहब, मसला ये है कि इमरान खान साहब को चाहिए कि थोड़ा सा जो है ना वो ये ख्याल करें कि डिसीजन मेकिंग की पावर वो मीडिया के पास नहीं है। अगर पाकिस्तान, आप देखें कि आज जो उन्होंने टेलीफोन कॉलों का जवाब दिया है, तो पहला सवाल उनको महंगाई के बारे में किया गया। उन्होंने महंगाई की जिम्मेदारी भी मीडिया पे डाल दी। अब मीडिया तो नहीं, तो मार्केट में जाके वो कीमतों में कमी बेशी वो मीडिया तो नहीं करता ना। अब आपको जवाब देने में इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, आप रूस, चीन, जापान की बातें कर रहे थे और कागज आप पहले लेके आए हुए थे, उसके बावजूद आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे सके। तो आपको चाहिए कि आप जो बातें अपोजिशन के ज़माने में किया करते थे उनको सामने रखें। और उस वक्त एक और बात मैं आपको बता दूं कि एक दिन परवेज मुशर्रफ साहब के जो सिक्योरिटी एडवाइजर थे तारिक अजीज साहब जी, उन्होंने मुझे बुला के तो एक लिस्ट दी। अब वो फौजी सदर का ज़माना था, एक कागज़ पे उन्होंने मुझे एक लिस्ट दी, 5 आदमियों के नाम थे कि इनको तुमने शो पे नहीं बुलाना, और उनमें इमरान खान साहब भी शामिल थे। हम खान साहब को इसके बावजूद बुला लेते थे हुकूमत की मर्जी के खिलाफ, और फिर क्या होता था, कभी यहाँ से ऑफ एयर हो गए, कभी कराची से MQM वाले जो है वो ऑफ एयर कर देते थे। तो इमरान खान साहब जो हैं उनको हम रिस्क लेके अपना प्रोग्राम ऑफ एयर कराने का खतरा मोल लेके अपने प्रोग्राम में बुलाते रहे हैं। मैं नहीं, और भी लोग बुलाते रहे हैं। अब हाल ये है कि इमरान खान साहब जो है वो समझते हैं कि पाकिस्तान के सब मसाइल का जिम्मेदार मीडिया है। तो ये सिर्फ इमरान खान का मसला नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून के दौर में भी
यही स्ट्रक्चर था। बिल्कुल, आपने पूरा एक हिस्टोरिकल खैर कॉन्टेक्स्ट रख दिया। एजाजुल हक साहब, आप भी एक तवील अरसे से हमारे शोज़ में आ रहे हैं, मीर साहब के भी हमें भी इज्जत बख्शते रहे हैं। यही फॉर्मेट ऑलमोस्ट रहा है पिछले 12-14 साल से, जब से कम मैं हूँ और आमिर मीर साहब का तो एक तवील अरसा हो गया है। क्या आज इमरान खान साहब को हर नाकामी का मलबा मीडिया पे गिरा के सुरखरू होना चाहिए? क्या ये सुरखरू हो सकेंगे इस तरह से? देखिए जी, अगर तो गवर्नेंस ठीक हो तो मीडिया का काम है कि जो ऑपोजिशन आजकल पार्लियामेंट में नहीं कर रही, वैसे तो मीडिया को वो किरदार अदा करना चाहिए। और अवाम की, क्योंकि मीडिया के पास अवाम की नब्ज होती है और उनका एक मुसलसल कॉन्टैक्ट होता है, तो इन चीज़ों की निशानदेही करनी चाहिए, जिससे कि हुकूमत को चाहिए कि फिर उसका अजाला करे। बेसिकली आमिर मीर साहब ने एक बात नहीं बताई कि इमरान खान साहब ने फजल रहमान साहब को वोट क्यों दिया था। मतलब हम उस वक्त एक ग्रुप में थे, जब 4 लोग हम एक ग्रुप में थे जब ये वक्त आया कि जमाली साहब को खड़े हुए और मौलाना फजल रहमान साहब खड़े हुए। तो हमारे ग्रुप में चट्टा साहब थे, इमरान खान थे, मैं था और ताहिरुल कादरी साहब थे। तो ताहिरुल कादरी साहब, मैंने और चट्टा साहब ने तो दे दिया जमाली साहब को वोट, इमरान खान साहब ने नहीं दिया। और उसकी एक ही वजह उन्होंने बताई थी कि मैं उनको नहीं वोट दे सकता जिनको आज उन्होंने अपने साथ रखा हुआ है। तो मतलब इंसान अपने हाथ के साथ बदलते रहते हैं। आमिर मीर साहब को बताना चाहिए था कि क्यों दिया फजल रहमान को वोट, क्योंकि हमारी बड़ी बहस हुई थी इस पे, तो उन्होंने मुझे बताया था। दूसरी बात यह कि मैं थोड़ा सा पीछे जाकर एक बात करना चाहता हूँ। देखें, पंजाब के अंदर हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म की इतनी डिबेट करने के बजाय हमें मजीद सूबे बनाने की भी डिबेट करनी चाहिए कि पाकिस्तान को किस तरह से एथनिसिटी पे नहीं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिवली किस तरह से बेहतर चलाया जा सकता है। आज तक देखें, जो भी वजीर आजम बना वो पंजाब के जोर पे ही बना, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे, चाहे वो नवाज शरीफ साहब थे, चाहे वो इमरान खान साहब भी हैं। क्योंकि दूसरे सूबों के अंदर इतने वोट इकट्ठे भी कर लें आप तो इतने नहीं है, सीटें नहीं है जितनी पंजाब के अंदर है। तो इसलिए पंजाब का एक जोर है और वो रहेगा। इसीलिए जो पंजाब की सियासत करते हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के, तो एजाजुल हक साहब, वो भी तो इमरान खान साहब का एक वादा था ना, जनूबी पंजाब सूबा बनाने का। वो तो ये वादा भी वफा नहीं कर सके, कसूर मेरा होगा और बाकी एंकर्स का होगा। मैं यही बात मैं करने जा रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के किस तरह से मजीद सूबे जो है वो चल सकते हैं। वो इतना बड़ा जो सूबा हो जो 62% आबादी का हो और फिर उसमें हर कोई वजीर आला पे तनकीद कर रहा हो कि जी वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा। सादकाबाद से लेकर और वो अटक के साथ KPK के बॉर्डर के साथ, मतलब किस तरह वो भागेगा, किस तरह जाएगा, किस तरह से मामलात को चलाएंगे। तो इस चीज़ पे गौर करना चाहिए। ये भी मैं समझता हूँ एक सदारती निज़ाम पे बात करने के बजाय इन चीज़ों पे गुफ्तगू करनी चाहिए, जिससे कि हम मौजूदा सिस्टम। बिल्कुल सही, ये भी एग्जैक्टली ये भी एक ऐसा इशू है कि जिसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए हेल्दी। शहजाद चौधरी साहब, मीडिया का काम पूरी दुनिया में वॉच डॉग का काम है। क्या इमरान खान साहब हमें लैप डॉग बनना देखना चाहते हैं कि हम लैप डॉग बन जाएं? और ये मेरे सामने एक बिजली का बिल पड़ा हुआ है, 56,000 रुपये बिल में से 18,000 रुपये टैक्सेस हैं, 18,000। अब जिसके पास ये बिल जाएगा, मैं या मीर साहब या कोई और एंकर, कोई मीडिया, वो कैसे उसकी आंखों में धूल जाएंगे कि नहीं ये 18,000 का टैक्स नहीं है, ये तो कोई जन्नत की टिकट तुम्हारे घर में आ गई। कैसे हम कैसे लोगों के हक के सामने जो उनके घर में इस वक्त हकायक आ रहे हैं, महंगाई और बाकी चीज़, वो हम कैसे झुटला सकते हैं? अमीर अब्बास, एक तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का मीडिया, मैंने बहुत सारे मीडिया दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में, मुल्कों में रहा भी हूँ और देखा मीडिया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मीडिया अपने हिसाब से, अपने हालात के अंदर जितना वाइब्रेंट मीडिया हो सकता है उतना वाइब्रेंट है। हम बेशुमार शिकायतें सुनते हैं कि बड़ा प्रेशर्स हैं, प्रेशर हर मीडिया पे होते हैं, इंडिया में नहीं होंगे। आपने इंडिया वाला मीडिया देखिए, आपको वो सब एक वक्त में एक तरह की ज़ुबान बोलते नज़र आते हैं, गो कि वो भी किसी वक्त ज़रूरत होती है। लेकिन बहरहाल इसको छोड़ते हैं, आज की बात करते हैं, जो कि आज इमरान खान साहब की शिकायत जो थी। मेरा ख्याल है एक और सवाल इसी किस्म का आया, जिसमें एक खातून ने उनसे कहा कि खान साहब, आपकी अगर हुकूमत ने इतने अच्छे काम किए हैं तो क्या ये फिर आपकी मीडिया टीम का फेलियर नहीं है कि उस तरीके से उनको प्रोजेक्ट नहीं किया गया? मैं आपको, मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा फेलियर इमरान खान साहब का टीम का रहा है या उनकी मीडिया टीम का, वो उनका मीडिया टीम का फेलियर रहा है। उनका मीडिया हो या उनकी पार्टी के लोग हों, वो इतना जल्दी उलझ जाते हैं ऐसी डिस्ट्रैक्शंस के अंदर कि अपनी कहानी ना बना पाए ना बयान कर पाए।
मिसाल के तौर पे PMLN चाहे तो कोई उनको उलझा ले, कोई और पार्टी हो तो उनको उलझा ले, वो अपनी कहानी बताना छोड़ देते हैं और उनके साथ लड़ाई ले लेते हैं। यानी ये जो एक फोर्सफुल टाइगर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है खान साहब का, उसको जस्टिफाई करते हुए वो ऐसे इमरान खान के टाइगर बनते हैं कि वो हर वक्त अटैक मोड में होते हैं, लड़ाई के मोड में होते हैं और अपनी कहानी बताना, जिस मिशन पे निकले थे उसको बताना भूल गए। इस वजह से आपको अगर कहीं कोई अच्छाई नजर भी आती है तो अच्छाई इमरान खान की टीम और इमरान खान की गवर्नमेंट वो नहीं बता पाई अपने लोगों को, और मेरी नजर में ये सबसे बड़ा फेलियर है उनका। राइट, इमरान खान साहब, जादू वो जो सर चढ़ कर बोले, कारकर्दगी वो है जो खुद अपनी ज़बान से अपना इजहार करती है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई पॉपुलर लीडर हो और पॉपुलर गवर्नेंस कर रहा हो तो दुनिया का जितना भी एंटी गवर्नमेंट मीडिया हो, अगर वो सारा इकट्ठ भी कर ले आपस में कि हमने इस हुकूमत को नाकाम करना है, तो वो कभी भी अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकता, बशर्ते कि अगर हुक्मरान की और हुकूमत वक्त की कारकर्दगी सर चढ़ कर बोल रही हो। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।